पृथ्वी पर जो लवणता है उसका सबसे बड़ा स्रोत सागरीय लवणता है या सागर में पाया जाने वाला नमक है। जो पृथ्वी पर जो सागरीय लवणता है उसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि सागरीय लवणता सागरीय जल में घुले पदार्थ और सागरीय जल के भार का अनुपात होता है। सागरीय जो लवणता होती है आमतौर पर इसको प्रति 1000 ग्राम प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे प्रतिशत ना समझकर ये मान के चला जाता है या ये माना जाता है कि 1000 ग्राम सागरीय जल में कितने ग्राम सागरीय नमक घुला हुआ है और 100 ग्राम सागरीय जल में घुले पदार्थों को सागरीय लवणता भी कहते हैं। इसके बाद चैलेंजर अभियान जो 1884 में सागरीय लवणता की खोज के संबंध में चलाया गया था, इसके अंतर्गत मुख्य प्रकार से 47 प्रकार के लवण खोजे गए थे, जिनमें 4 लवण हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। सोडियम क्लोराइड इसमें सागरीय जल में 77% पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% और मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%। इसके बाद कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है 3.6%। इसके अलावा अन्य पदार्थ या लवण पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी सागरीय लवणता का स्रोत क्या है, सागरीय जो लवण प्राप्त कैसे होता है। कुछ वैज्ञानिकों अनुसार सागरीय तली में लवण की चट्टानें जिनसे निरंतर लवण की प्राप्त होती है। इसके अलावा जो सागरीय लवणता का स्रोत है जो नदियों द्वारा पृथ्वी के धरातल से बहाकर लाए गए अवसाद है, वो जब सागर में जाके मिलते हैं तो सागरीय लवणता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी की राख, सागरीय जल में जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे निकले हुए लावा और अन्य लवण सागरीय लवणता को बढ़ाते हैं। इसके बाद आता है कि सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारक। इसका पहला कारक या कारण है तापमान। जैसे कर्क और मकर रेखा, कर्क और मकर रेखा के बीच में सागरीय लवणता अत्यधिक पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा काफ़ी कम होती है और इस क्षेत्र में तीव्र बाष्पीकरण होता है, जिसके कारण वहाँ लवणता बढ़ जाती है। और कर्क और मकर रेखा के बीच में जो नदियाँ पाई जाती हैं जो सागरों में गिरती हैं, उन नदियों की संख्या कम होती है। इसके अलावा दूसरा कारण आता है वर्षा। वर्षा भी सागरीय लवणता को नियंत्रित करती है। जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र में वर्षा अत्यधिक होती है और वहाँ पर तापमान भी अधिक होता है, लेकिन वहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण बाष्पीकरण अधिक होना चाहिए, जिसके कारण सागरीय लवणता को अधिक होना चाहिए। लेकिन वहाँ वर्षा अत्यधिक होती है, अर्थात 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, जिससे वहाँ नमी बनी रहती है, ताज़ा जल मिलता रहता है निरंतर, जिससे वहाँ सागरीय लवणता कम होती है। उसके बाद आता है नदियों का जल। नदियाँ सागर में जिस मुहाने पर गिरती हैं तो वहाँ लवणता कम कर देती हैं। जैसे अमेजन बेसिन विश्व का सबसे अधिक जल बहाकर लाती है। अमेजन बेसिन ब्राज़ील के उत्तर पूर्वी भाग में गिरती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में, वहाँ पर सागरीय लवणता कम कर देती है। इसके अलावा नील नदी जो भूमध्य सागर के मुहाने पर सागरीय लवणता कम कर देती है। इसके अलावा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वहाँ सागरीय लवणता कम पाई जाती है। इसके बाद बात आती है पवनों का प्रभाव। जो हवाएं या पवनें होती हैं वो सागरीय जल को, अधिक लवणता वाले सागरीय जल को बहाकर, जैसे व्यापारिक पवनें हैं, बहाकर दूसरी तरफ ले जाती हैं, वहाँ पर लवणता को बढ़ा देती हैं। और जिस जगह से पवनें बह के जाती हैं वहाँ पर जल का जो तल गिर जाता है उसके पूर्ति के लिए नीचे से कम लवणता वाला जल आता है, जिससे जहाँ से पवनें चलती हैं सागरीय जल से वहाँ पर लवणता कम हो जाती है। इसके बाद बात आती है सागरीय लवणता नियंत्रित करने वाले अन्य कारकों में सागरीय जल की गतियाँ। जैसे सागरीय जल समुद्री धाराओं या सामुद्रिक धाराओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर गतिशील रहता है। इसका मुख्य उदाहरण है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण जो उत्तरी अटलांटिक महासागर बहता है वह उत्तरी सागर और नॉर्वेजियन सागर में लवणता को कम कर देता है। इसके बाद आता है सागरीय भागों में या महासागरों में लवणता का वितरण। जैसे उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता 34 पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में औसत लवणता 35 पाई जाती है। सम्मिलित रूप में सभी सागरों की औसत लवणता 34.75 होती है। इसके बाद बात आती है कि
विषुवत रेखा में अधिक तापमान होता है परंतु कम लवणता होती है। इसका कारण यही बताया गया है कि वहाँ पर अधिक वर्षा होती है, अत्यधिक सापेक्षिक आर्द्रता होती है और मेघाच्छन्न आकाश होता है, अर्थात आकाश बादलों से घिरा हुआ होता है और डोलड्रम की शांत वायु होती है। इसके बाद आता है 20 और 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। इसका कारण यही है उच्च तापमान, अत्यधिक बाष्पन और वर्षा अपेक्षाकृत कम होना, यहाँ लवणता 36 पाई जाती है। इसके बाद आती है 40 और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता घटती जाती है। इसका मुख्य कारण है यहाँ कम तापमान होता है, बाष्पीकरण कम होता है और यहाँ लवणता 31 और 35 पाई जाती है। इसके बाद आती है सबसे कम लवणता वाला क्षेत्र, न्यूनतम लवणता 60 डिग्री अक्षांश से उत्तर व दक्षिण के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह क्षेत्र ध्रुवीय एवं उपध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। इसका कारण ये होता है यहाँ पर बर्फ पिघलती है और स्वच्छ जल की निरंतर प्राप्त होती रहती है। इसके अलावा कम बाष्पीकरण होता है। कम बाष्पीकरण होने का कारण ये है कि यहाँ के सूरज की किरणें कम मात्रा में प्राप्त होती हैं या गर्मी कम मात्रा में प्राप्त होती है। सूरज की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा। इसके बाद जब लवणता का वितरण आता है वो आंशिक रूप से और बंद सागरों में घिरे हुए लवणता का वितरण, जैसे लेक बांध, जो लेक झील तुर्की में है उसकी लवणता है 330 और डेड सी जो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है उसकी लवणता है 240। उसके बाद ग्रेट साल्ट लेक वो उत्तरी अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, उसकी लवणता है 220। इसके बाद आती है अधिक लवणता वाले आंशिक रूप से घिरे हुए सागर, इनमें लवणता 35 पाई जाती है। इसमें आता है रेड सी जो अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और अरब के बीच में है, उसका भूमध्य सागर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण यूरोप के बीच में है। उसके बाद आता है फारस की खाड़ी, ये ईरान में है। इसके बाद आता है मध्यम लवणता वाले आंशिक रूप से घिरे सागर, इन्हें लवणता 20 से 35 के बीच पाई जाती है। इसके क्षेत्र आर्कटिक सागर उत्तरी ध्रुव में, बेरिंग सागर रूस अमेरिका के बीच में, ओखोटस सागर जापान और रूस के बीच में। इसके बाद न्यूनतम लवणता वाले आंशिक रूप से घिरे सागर, इसमें लवणता 20 से कम पाई जाती है। इसके क्षेत्र बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप में, हडसन की खाड़ी जो उत्तरी अमेरिका में, जो हडसन की नदी हडसन खाड़ी में गिरती है वहाँ लवणता कम हो जाती है। उसके अलावा काला सागर यूरोप और एशिया के बीच में है, जिसमें डैन्यूब, नीपर, नीस्टर जैसी नदियाँ अपना ताजा जल गिराती हैं, जिससे यहाँ की लवणता कम हो जाती है।